आज हम एकांकी पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने नाटक पढ़ा और नाटक और एकांकी में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी में अंतर है। नाटक बहुत पुरानी विधा है। भारत में तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके पहले से भी संभवतः नाटक का मंचन हुआ करता था। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है बहुत पुराना ग्रंथ है और उसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ नाटकों का मंचन, नाटकों का लेखन बहुत पुरानी बात थी। लेकिन एकांकियों के बारे में कहा जाता है कि एकांकी एक नई विधा है और एकांकी पर पश्चिम का प्रभाव अधिक है। पश्चिम का से मतलब होता है कि पाश्चात्य जगत जो है, यूरोप के जो ग्रंथ हैं, यूरोप के जो विद्वान हैं, यूरोप के जो लेखक हैं, ऐसा माना जाता है कि एकांकी जो है पश्चिम में ही लेखन इसका आरंभ हुआ और पश्चिम में ही पहले इसका मंचन आरंभ हुआ। ये कुछ विद्वानों का मत है। कुछ विद्वान लेकिन ये भी मानते हैं कि नहीं, एकांकी जैसा ही हमारे यहाँ रूपक और उपरूपक की जो बात की जाती है, तो उपरूपकों के कुछ जो प्रकार हैं उनका लक्षण एकांकी जैसा था, है। वो भी एक अंक के होते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं। लेकिन वहीं पर फिर कुछ दूसरे विद्वान ये भी कहते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है, वो जो उपरूपक हैं, उनकी तुलना एकांकी से, जो आज का एकांकी है, उससे नहीं की जा सकती है। तो फिर इस भूमिका के साथ आइए देखते हैं तो एकांकी क्या है और एकांकी का जन्म कब हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकांकी क्या है और इसमें किसका वर्णन होता है। जैसा कि नाम से ही आप लोग देख पा रहे हैं, समझ सकते हैं कि एकांकी का अर्थ होता है एक अंकीय, मतलब एक अंक वाला। नाटक की बात करते समय मैंने आप लोगों को अंक और दृश्य क्या होता है इसकी भी बात की थी और बताया था कि नाटक अंकों में विभाजित होता है। एक नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक हो सकते हैं और एक अंक में एक से अधिक दृश्य हो सकते हैं। तो एकांकी के नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि एकांकी में एक ही अंक होता है और कई बार तो एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में खत्म हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं एकांकी में हमें जीवन का एक क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्रण मिलता है। अब इसे पहले समझिए आप लोग, क्यों ये कह रहे हैं कि क्रमबद्ध विवेचन, जीवन का क्रमबद्ध विवेचन हमें एकांकी में नहीं मिलता। क्योंकि इनके सामने, लेखक के सामने तुलना के लिए नाटक है और नाटक में जीवन का क्रमबद्ध विवेचन भी होता है और जीवन के एक व्यापक जो उसकी घटनाएं होती हैं, व्यापक पहलू को लिया जाता है नाटक में। कई बार तो पूरा जीवन भी, जहां तक महत्वपूर्ण लगता है लेखक को। तो एकांकी में क्रमबद्ध विवेचन नहीं मिलता है, बल्कि किसी भी महान व्यक्तित्व, और महान जरूरी नहीं है एकांकी में, एकांकी आम जनजीवन का भी चित्रण करता है। तो किसी के भी जीवन का कोई एक पहलू, एक घटना, एक विशेष परिस्थिति जो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो किसी और को प्रभावित कर सकती है, जो बहुत प्रभावी है, उसी का चित्रण मिलता है। और उसके लिए एकता और एकाग्रता अनिवार्य है। अभी यहाँ पर मैं एकता के विस्तार में नहीं जा रही हूं, क्योंकि आगे चलकर मैं
संकलन त्रय की बात भी एकांकी के संबंध में भी और नाटक के संबंध में भी करने वाली हूं। तो वहां हम इसे समझेंगे कि किस एकता की बात लेखक कर रहा है। एकता और एकाग्रता, ये दोनों चीजें अनिवार्य होती हैं एकांकी में। किसी प्रकार का वस्तु भेद उसमें सह्य नहीं है। एकाग्रता में स्वाभाविकता की ओर झकोर अपने आप आ जाती है और इस झकोर से स्पंदन पैदा होता है। कहने का मतलब है एकाग्रता तो एकांकी में होती ही है। किसी एक ही घटना, एक ही वस्तु, एक ही परिस्थिति पर केंद्रित होकर एकांकी की रचना की जाती है और इसीलिए ये बड़ा स्वाभाविक होता है। इसमें नाटकीयता तो होती है लेकिन कल्पना उतनी अधिक नहीं होती है। ये यथार्थ चित्रण होता है जीवन का और उस स्वाभाविकता के कारण ही ये सबको प्रभावित करता है। इसके झकोर से स्पंदन पैदा होता है। और यहां देखिए संकलन त्रय का निर्वाह भी इस एकाग्रता में काफी सहायक होता है। अभी जो मैं संकलन त्रय एकता के संबंध में बात कर रही हूं, जिसका मैं आगे चलकर विस्तार से वर्णन करूंगी, वो भी काफी सहायक होता है। लेकिन ये भी कहना है लेखक का कि वो हमेशा आवश्यक नहीं है। अगर कहीं संकलन त्रय की बात को, इसके नियम को तोड़ना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं। मुख्य वस्तु होती है प्रभाव और वस्तु, और प्रभाव और वस्तु का ऐक्य अनिवार्य है। लेकिन स्थान और काल की एकता का निर्वाह किए बिना भी सफल एकांकी की रचना हो सकती है। यानी वस्तु एक होनी चाहिए, प्रभाव एक होना चाहिए, स्थान और काल। संकलन में तीन बातों की एकता की बात की जाती है और वो तीन बातें यही हैं, वस्तु, स्थान और काल। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थान और काल की एकता का निर्वाह अगर नहीं भी हो सकता है एकांकी में तो भी चलेगा, लेकिन वस्तु की एकता होनी चाहिए। और ये एकता कैसे होती है ये मैं अभी आगे चलकर बताने वाली हूं। एकांकियों के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध एकांकीकार भी हैं, वो कहते हैं एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंचती है। अब सभी एक ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक घटना होती है, नाटकीय कौशल होता है, चरम सीमा भी होती है। इसमें एकांकी का जन्म क्यों हुआ ये भी जानना आवश्यक है। आगे मैं जो दो बिंदु हैं उसकी चर्चा से पहले ये जानना भी आवश्यक है। कहते हैं कि पहले यूरोप में, जैसा कि माना गया, बताया गया अभी, कि पश्चिम से ही एकांकी का जन्म माना जाता है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी नाटक का मंचन होना है, दर्शक आकर बैठ गए हैं और अभी और प्रतीक्षा है दर्शकों की। कुछ लोग समय से पहले आ गए हैं, कुछ लोग समय के बाद भी अभी नहीं आए हैं। तो जो लोग आकर बैठ गए हैं उनके लिए, उनको बांध कर रखने के लिए क्या किया जाए, तो छोटे छोटे नाटकों की प्रस्तुति होने लगी ऐसे दर्शकों को बिठाए रखने के लिए। तो कहते हैं वो छोटे छोटे नाटक बड़े प्रभावपूर्ण हुए, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और तब से फिर नाटक आरंभ होने से पहले या नाटकों के दो अंकों के बीच में अगर कोई खाली स्थान है, रिक्तता है, वहां पे उसे भरने के लिए भी छोटे छोटे नाटकों को प्रस्तुत किया जाने लगा। और वो छोटे छोटे नाटक लोगों को बहुत पसंद आए और फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से एकांकियों की रचना होने लगी। और देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी डॉक्टर नगेंद्र की ही तरह कह रहे हैं, एकांकी में संपूर्ण कार्य, मतलब जो कुछ भी उसमें जो घटना दिखाई जा रही है, एक ही स्थान और एक ही समय में होना चाहिए। एकांकी में वर्णित कथा वस्तु अलग अलग स्थानों एवं कालों में घटित नहीं होनी चाहिए और अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं, जिससे प्रभाव की एकता एवं घटनाओं की एक सूत्रता बनी रहती है। अब इसे नाटक के साथ तुलना करते हुए समझने की आवश्यकता है। आप लोगों ने शायद कोई नाटक पढ़ा हो, मैं यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ तुलना के लिए सिर्फ
नाम लेना चाह रही हूँ, मोहन राकेश के नाटक हैं। जैसे जैसे आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, या लहरों के राजहंस ले लीजिए। चलिए हम आषाढ़ के एक दिन की बात करते हैं, जिसमें कालिदास के जीवन को लेकर वह नाटक लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये संकलन त्रय की बात की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थान, एक समय, एक कार्य, ये तीन चीजें हैं जिनकी एकता आवश्यक होती है, और इन्हें ही संकलन त्रय कहा गया है। एक स्थान, एक समय और एक घटना। तो अब आप अगर आप किसी नाटक को उठाएं, पढ़ना शुरू करें उसे, जैसे आषाढ़ का एक दिन ही है, तो उसमें एक स्थान नहीं है। कालिदास का जन्म कहीं और होता है, फिर वो उज्जैन जाते हैं, फिर वो वहां कुछ लेखन करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ कुछ नाटक में ही यहाँ पर कुछ और कार्य होता है, फिर थोड़े समय बाद संघर्ष दिखाया जाता है। तो नाटक में, क्योंकि नाटककार के पास समय होता है, अवकाश होता है भूमिका बनाने की, फिर चरम सीमा पर पहुंचने की, फिर नाटक को पहुंचाने की, फिर संघर्ष दिखाने के लिए, इस सब के लिए बहुत बहुत समय होता है। लेकिन ना, एकांकियों में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कहानी और उपन्यास के संबंध में हमने जब बात की थी, तब भी आपको बताया था कि उपन्यास पूरे जीवन का चित्रण होता है, लेकिन कहानी जीवन के किसी एक घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। जो मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है कि उपन्यास पूरा बगीचा है, लेकिन कहानी गमले का पौधा है, गमले का फूल है, जिसे काट छाट कर तराशा जाता है। वो बात एकांकी पर भी लागू होती है। नाटक बड़ा होता है, उसमें विस्तार होता है, विस्तार के लिए अवकाश होता है लेखक के पास, नाटककार के पास। लेकिन एकांकी बहुत छोटा होता है। 20 मिनट में अगर, या आधे घंटे से कम समय में एकांकी का मंचन पूर्ण करना है, इस दृष्टि से इसे लिखा जाता है, तो उसमें एक छोटी सी ही घटना, लेकिन बड़ी संघर्ष बहुत होना चाहिए। एक एकांकी आपने पढ़ा है, जिसमें आवाज का नीलाम, याद है आप लोगों को? मैं उदाहरण के लिए वही बताना चाह रही हूँ जो आपने भी पढ़ा हो, ताकि आप उस उदाहरण को समझ सकें। तो एक आवाज का नीलाम एक एकांकी था। चलिए मैं पहले कथा बता देती हूँ उस एकांकी की, तब ये तीनों चीजें, कि कैसे समय की एकता, कैसे स्थान की एकता, और कैसे घटना की एकता दिखाई जा सकती है, एक एकांकी में दिखाई जाती है, वो आप समझ पाएंगे। तो देखिए, वो जो आवाज का नीलाम है, उसकी कथा देख लीजिए। उसमें दो ही पात्र आते हैं, सामने दो ही आते हैं। भले ही वो जो दिवाकर है, जो कि एक पत्रकार है, उसकी पत्नी बीमार है, उसकी चर्चा होती है, लेकिन वो कहीं सामने आती नहीं है। जो संवाद है वो दिवाकर और बाजोरिया, सेठ बाजोरिया के बीच में ही होता है। तो दो पात्र, एकांकी की ये भी एक विशेषता है कि उसमें पात्र एक दो ही होते हैं, अधिक पात्रों के लिए भी गुंजाइश नहीं होती है एकांकी लेखक के लिए। तो और घटना क्या है उसमें, इसे देखिए। आवाज का नीलाम जो दिवाकर ने आरंभ किया था उस समाचार पत्र को, इस उद्देश्य से कि मेरा ये अखबार जनता की आवाज बनेगा। लेकिन उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, और उसकी जान बचाने के लिए अपने उस बहुत ही प्रिय वस्तु है उसके लिए, उसका अखबार, उसे बेचना पड़ता है। और जब वो उसे बेचने के लिए जैसे ही आवाज मतलब बाहर बात करता है, सेठ बाजोरिया जो कि एक उद्योगपति है, जो जिसके अपने दूसरे अखबार भी हैं, वो तुरंत उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो पैसों से दिवाकर की मदद करने लगता है, क्योंकि वो जानता है इस समय दिवाकर को पैसों की आवश्यकता है, उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। और अंत में बड़ी ही चालाकी से, बहुत तेजी से, शीघ्रता से, ये शीघ्रता बड़ी अपेक्षित होती है एकांकी में, शीघ्रता से बाजोरिया दिवाकर से अखबार के कागजात पर दस्तखत करवा लेता है, और अखबार उसका
बिक जाता है। और जैसे ही इसका इतना नाटकीय अंत होता है, जैसे ही वो हस्ताक्षर करता है दिवाकर कि लीजिए अब आज से ये आवाज जो है, अखबार जो है ये आपका हुआ, इतनी ही देर में अस्पताल में से एक फोन आता है दिवाकर के पास कि दिवाकर जी आपकी पत्नी नहीं रही। तो दिवाकर को उस बात का जितना दुख होता है वो एकदम भौचक्का सा रह जाता है। अच्छा नहीं रही? फिर उसके मन में अचानक ये विचार तो उसी क्षण आते हैं कि तब तो मुझे ये अखबार नहीं बेचना चाहिए। और वो कहता है सेठ बाजोरिया रुको रुको। सेठ बाजोरिया को पता चल जाता है कि अब तो पत्नी उसकी रही नहीं जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तो जब उसकी जान बचाने के लिए अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है तो शायद ये अभी अपने ये जो कागजात हैं वापस ले लें। वो भागता है वहां से कागजात लेकर। दिवाकर चिल्लाता रह जाता है बाजोरिया जी रुकिए रुकिए, लेकिन बाजोरिया वहां से चला जाता है। इतनी छोटी सी घटना है, ये पूरा एकांकी जो है वो इस घटना पर लिखा गया है। दो ही तीन बातें अगर कोई पूछे कि इसमें क्या बताया गया है तो उसमें दो ही तीन बातें आप बता सकते हैं कि नंबर एक, किस प्रकार इस बाजार के इस दौर में, बाजारीकरण के इस दौर में कैसे कोई किसी दूसरे का के जो बुरे समय का, कठिन समय का फायदा उठाता है। दूसरी चीज कि अगर व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलकर, क्योंकि आवाज जो है वो दिवाकर सच्ची आवाज लेकर आना चाह रहा था, जनता की समस्याएं उसमें बताना चाह रहा था, जनता क्या चाहती है सरकार से वो बताना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे उतना उससे लाभ नहीं होता। उसे अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है उस अखबार को, जबकि दूसरे जो उद्योगपति हैं जिनके लिए अखबार भी एक उद्योग है वो तो उससे कमा रहे हैं। तो ये छोटी सी घटना है, बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन जो इसके संवाद हैं इतने क्षिप्र गति से, इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं और घटनाएं आगे बढ़ती हैं। और वो जो शब्द हैं एकांकी में, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ एकांकी है ये, और उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को पढ़ने से ही, उन संवादों को पढ़ने से ही लगता है कि घटनाएं एक के बाद एक, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई हैं, निकल रही हैं एक के बाद, बहुत तेजी से सारा कुछ आगे बढ़ता है और एकांकी का अंत हो जाता है। अब आप देखिए, जब इसमें हम एकांकी में संकलन त्रय की बात करते हैं तो उस पहली बात आती है एक ही स्थान में। तो स्थान की एकता की बात हम करते हैं यहाँ पे। अब आप आवाज की नीलाम को ले लीजिए, इसमें कौन सा स्थान है? एक ही स्थान है। भले ही बाजोरिया और दिवाकर की बातों में दिवाकर के घर की बात हो कभी बीच में, या अस्पताल की बात भी हो रही है, लेकिन स्थान एक ही है। दिवाकर के अखबार का जो वो एक ऑफिस है, एक कमरा है छोटा सा, वही एक स्थान उसमें है। वहीं पे एकांकी शुरू होता है और वहीं उसी स्थान पर एकांकी खत्म हो जाता है। और दूसरा है समय, समय भी एक ही होना चाहिए। तो इस एकांकी में तो समय की बात करें तो असली समय, देखो समय दो चीजों की, जब हम एकांकी या नाटक पढ़ते हैं तो दो समयों की बात करते हैं। एक समय तो होता है मंचन का समय, कि जब एकांकी अथवा नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें कितना समय लगेगा ये भी देखना होता है लेखक को। तो एकांकी के मंचन में आधे घंटे से कम का समय, 20 मिनट 25 मिनट का समय लगे, ये देखा जाता है। और एकांकी में जिस घटना को लिया गया है असल में वह घटना कितने समय में घटित हुई होगी, तो उसका समय, यहां जब हम संकलन त्रय की बात करते हैं तो हम उस घटित घटना के समय की बात करते हैं कि वो घटना कितने समय में घटी होगी। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आवाज का नीलाम जो एक ही स्थान पर घटित होती है, अधिकतम 1 घंटे में ये सारा कुछ हो जाता है। बाजोरिया का आना, दिवाकर का इंतजार, और दिवाकर का दुखी होना, उसका मन ही मन सोचना कि उसने कैसे आवाज का आरंभ किया था,
फिर उसका अपनी पत्नी के बारे में सोचना, एक दो बार बीच में अस्पताल से फोन आना, दवाई की बात होना, और फिर बाजोरिया का आना, फिर दोनों में आपस में कुछ खींची खींची सी कुछ व्यंग्यपूर्ण बातें भी होती हैं, और अखबार का बिक जाना। ये बहुत ही 1 घंटे के अंदर ये सारा कुछ असलियत में भी हो जाता है। मंचन में तो 20-25 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो स्थान की एकता हो गई, समय की एकता हो गई। अब तीसरी एकता क्या होनी चाहिए? वो घटना की एकता होती है। तो घटना एक ही है। क्या है? आवाज की नीलामी होना। नीलाम होना मतलब जिसको कहते हैं ना, बोली लगाई जाती है कितने में बिक जाएगा। तो आवाज की नीलामी होना तो कहा गया है, लेकिन ये बड़ा प्रतीकात्मक है उस एकांकी में। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटित हो रही है कि दिवाकर का अखबार जो आवाज नाम से वो चला रहे हैं, वो बिक जाता है। बस एक ही घटना होती है, दूसरी कोई घटना नहीं होती है। पार्श्व में दिवाकर की पत्नी बीमार है, वो अस्पताल में है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु की खबर आती है, लेकिन वो मुख्य घटना नहीं है। मुख्य घटना है आवाज का बिक जाना। तो घटना भी एक है, स्थान भी एक है, और समय भी एक है। तो इस प्रकार किसी भी एकांकी में इन तीनों चीजों की एकता होती है। और इसे अगर आप लोगों ने मुझे याद नहीं है कि अजहर सर वाले कोर्स में एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है या मेरे वाले में है, लेकिन एक एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। जब हम उस एकांकी को पढ़ेंगे आगे चलकर, तब हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। आप लोग एक बार फिर से मुझे कहिएगा कि मैडम, एकांकी का जो सिद्धांत आपने बताया था कि एकांकी किसे कहते हैं और संकलन त्रय क्या होता है, उसे यहाँ हमें फिर से समझाइए। तो मैं वापस समझाऊंगी आप लोगों को। तो इस प्रकार एकांकी में संकलन त्रय दिखता है, होता है, और लेखक इसका ध्यान रखकर ही एकांकी का लेखन करता है। और अब देखिए यहाँ पे है तीसरा बिंदु जो है, अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं। और जो अभी उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया, आवाज का नीलाम एकांकी, वो एकांकी भी एक ही अंक का है और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाता है। दृश्य परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वो जो एक अंक है, वो जो एक दृश्य है, वो बड़ा ही प्रभावी है और इस तरह बांधे रखता है। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो पाठकों को, और अगर उसे देखा जा रहा है तो दर्शकों को, कि दर्शक अपने आप को उससे दूर नहीं कर पाता है। बहुत तेजी से घटनाएं घटित होती हैं। तो ये एकांकी की विशेषता होती है। और ये है संकलन त्रय, कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन। और इसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से बड़े विस्तार से की। यहाँ पर जो कार्य संकलन लिखा हुआ है, ये वही है घटना की एकता। कार्य यानी घटना, जो कार्य हो रहा है एकांकी में, जो घटना घटित हो रही है एकांकी में, तो उसका संकलन, उसकी एकता आवश्यक होती है। स्थान की एकता, संकलन आवश्यक होता है, और समय का संकलन आवश्यक होता है। ये बात मैंने अभी आपसे उदाहरण के साथ कर दी। और अब हम देखेंगे कि एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एकांकी के तत्व वही सारे होते हैं लगभग जो नाटकों के होते हैं, सिर्फ इसमें गीत योजना वगैरह इसमें नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं है गीतों को मंचित करने का या लिखने का, क्योंकि 20 से 25 मिनट के अंदर इसे पूर्ण करना होता है। एक ही घटना ली जाती है, तो उसमें गीतों के लिए गुंजाइश ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एकांकी के तत्व कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये 6 तत्व होते हैं एकांकी के। आइए हम कथानक से शुरू करते हैं अपनी बात। अभी मैंने आपको आवाज का नीलाम एकांकी के बारे में बताया और उसकी कथा भी बताई। क्या है कथा? तो कथा यह है कि दिवाकर नाम का एक व्यक्ति है जो आवाज का नीलाम एकांकी का मुख्य पात्र है। उसी के जीवन से संबंधित एक घटना को लेकर एकांकी लिखा गया है। और वो घटना क्या है कि वह बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर एक अखबार का आरंभ करता है, जिसका नाम रखता है आवाज। और वो आवाज
दिवाकर चाहता है कि जनता की आवाज बने, उसे चलाने के लिए, उसे उसके विकास के लिए वो बहुत मेहनत करता है। अपने जीवन की अपनी सारी जमा पूंजी वो उसमें लगा देता है। लेकिन अंत में उसकी पत्नी बहुत बीमार होती हैं और उनकी दवा के लिए उसे अखबार बेचना पड़ता है। लेकिन विडंबना इस एकांकी की यह है कि ना तो अखबार उसके हाथ आता है, ना पत्नी हाथ आती है। अखबार वो बेच देता है और उसी समय उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। ये है इस एकांकी का कथानक। अब हम बात करें चरित्र चित्रण की। आ, आप लोग भी इसी तरह से जब आपको लिखना हो या कहीं बोलना हो, समझाना हो, तो आप लोग भी इसी तरह से उदाहरण के साथ ही अपनी बात कहें। कम से कम एक एकांकी सामने होना चाहिए उदाहरण के लिए, जिसे लेकर आप समझा सकें। तो यहाँ अभी मैं बात कर रही हूँ आवाज का नीलाम की, क्योंकि आपने इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, भले ही अभी कुछ लोगों को याद नहीं है तो। और आपके इस कोर्स में भी एकांकी है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो उसे बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा ताकि उसका उदाहरण आप परीक्षा में दे सकें। तो अगला तत्व है चरित्र चित्रण। अब चरित्रों की दृष्टि से देखें आवाज के नीलाम को। आवाज के नीलाम एकांकी में दो पात्र आपके हमारे सामने आते हैं। एक है दिवाकर, जो आवाज का मालिक है, संपादक है, और दूसरा है सेठ बाजोरिया। दिवाकर और सेठ बाजोरिया, इन दो के बीच ही उस पूरे एकांकी की सारी घटनाएं घटित होती हैं। और जिस तरह की बातें जब आप संवाद पढ़ेंगे उनके, तो जिस तरह के संवाद हैं उन्हीं आधारों पर दिवाकर का चरित्र चित्रण किया जाएगा और बाजोरिया का चरित्र चित्रण किया जाएगा। और उनके उस वो जो बोलते हैं और खुद के लिए जो बोलते हैं और एक दूसरे के बारे में जो बोलते हैं, उसी के आधार पर उनके चरित्र की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही सभी एकांकियों में होता है। संवादों के माध्यम से ही, उन पात्रों के संवादों के माध्यम से और उन पात्रों के बारे में जो दूसरे पात्र कहते हैं, उनके संवादों के माध्यम से ही हम पात्रों को समझ पाते हैं, उनके चरित्र की विशेषताओं को जान पाते हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन। इसका मतलब है संवाद, जिसे आप अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। एकांकी है, उसका मंचन किया जाना है, उसमें अभिनय की बात है, तो निश्चित रूप से ये कथा तो होगी नहीं। जैसे कि आप मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ रहे हो, इस प्रकार से एकांकी नहीं होगा, बल्कि उसमें संवाद होंगे। दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनकी जो वो बातें होती हैं, वो संवाद उन्हें कहा जाता है। आवाज का नीलाम के संवाद अगर हम देखें तो मैंने पहले ही बताई कि इसकी भाषा बड़ी ही कसी हुई भाषा है। बड़े ही प्रभावपूर्ण संवाद हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन वो प्रभाव डालते हैं। जिस शीघ्रता से घटनाएं घटित होती हैं, संवादों को पढ़ते ही या संवादों को सुनकर ही पता चलता है, वो तेजी उन संवादों में दिखती है। तो ये संवाद की विशेषताएं जो होती हैं, कुछ संवाद आप लोग याद कर लीजिएगा आपके जो पाठ्यक्रम में जो एकांकी है वहां से। और जब लिखना होगा तो एक दो संवाद भी डालिएगा जो आपको लगे कि ये बड़े प्रभावपूर्ण है। और इसकी जब मैं पढ़ाऊंगी एकांकी तो मैं वहां बात भी करूंगी कि देखिए इस एकांकी में ये जो संवाद है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी भाषा। फिर हम भाषा पर भी आएंगे, जो यहाँ पर भी आप तत्व के रूप में देख रहे हैं। संवादों की भाषा कैसी होती है, तो संवादों की भाषा, जो पात्र बोल रहा है, जैसे नाटक में होता है कि पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग एकांकीकार करता है। पात्र का शैक्षिक स्तर जो है, पात्र का सामाजिक स्तर जो है, और पात्र का आर्थिक स्तर जो है, उसके आधार पर ही उसकी भाषा लेखक चुनता है और उसी तरह की भाषा का प्रयोग वो उनके संवादों के लिए करता है। और शैली की बात जहां तक है तो प्रत्येक लेखक की अपनी शैली होती है और वो भिन्न भिन्न हो सकती है।
और अंत है उद्देश्य। किस उद्देश्य से, क्या दिखाने के लिए, क्या बताने के लिए एकांकी की रचना हुई है। तो अभी जब, जैसे मैंने कहा, ये आवाज का नीलाम एक अखबार है जिसका जिसका आरंभ दिवाकर ने सत्य उजागर करने के लिए, जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए जिसका आरंभ किया था। और वही फिर उसका उद्देश्य होता है कि एकांकी का यह बताना कि अखबार जो होते हैं उनका वो क्यों चलाए जाते हैं, अखबार की आवश्यकता क्यों है। नंबर एक तो ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रशासन की योजनाएं हैं, जो प्रशासन और सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है, वो कार्य, वो योजनाएं जनता तक पहुंचे, उन्हें पता चले कि ये योजनाएं हैं, इनका लाभ वे ले सकते हैं, ये कार्य उनके लिए हो रहे हैं, इसका लाभ वो ले सकते हैं। और जनता की जो समस्याएं हैं वो उसी अखबार के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। तो सरकार एक तरह से माध्यम बनता है। लेकिन आजकल ये जो एकांकी का उद्देश्य है, जो कहना चाहा लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से, वो यही है कि आजकल अखबार अपने इस उद्देश्य से भटक गए हैं। उन पर बहुत कुछ हावी है। और जो प्रभाव इस एकांकी में दिखाया गया है अखबारों पर, वो ये है कि अखबार पूंजीवादिता के नीचे दब गए हैं। उन पर पूंजीवाद हावी है, उन पर बाजार हावी है। जिसका अखबार है, जिस पूंजीपति का है अखबार, उसके जो विचार होते हैं अखबार में वही छपते हैं। ना तो संपादक के अपने विचार होते हैं, ना ही किसी और के विचार होते हैं। तो इस प्रकार से आवाज का नीलाम एकांकी का उद्देश्य है। जैसे वैसे ही प्रत्येक लेखक जब भी कोई एकांकी लिखता है तो वो भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही एकांकी की रचना करता है।